महाराष्ट्र के नांदेड़ के डॉक्टर शंकरराव चौहान सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 30 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच 24 घंटों में 12 नवजात शिशुओं सहित 24 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं महाराष्ट्र के एक और अस्पताल से इसी तरह की खबर आज सामने आई है। छत्रपति संभाजी नगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में आज सुबह 8 बजे 24 घंटे के भीतर कम से कम 18 लोगों की जान चली गई है। और इसी तरह की एक घटना में इस साल अगस्त में ठाणे की सरकारी अस्पताल में 18 लोगों की जान चली गई थी। ताजा घटनाक्रम पर विपक्षी दलों ने राज्य सरकार पर जरूरी दवाओं की आपूर्ति बनाए रखने में विफल रहने का आरोप लगाया है। एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा, अभी 2 महीने पहले ही ठाणे नगर निगम के अलवा अस्पताल में एक ही रात में 18 लोगों की जान चली गई थी, लेकिन इस घटना को गंभीरता से न लेने के कारण नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में ऐसी ही गंभीर घटना दोहराई गई। ये सरकारी तंत्र की विफलता को दर्शाता है। कम से कम इन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार को ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि ठोस कदम उठाए जाएं ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों में हो रही इस लापरवाही को लेकर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, महाराष्ट्र में नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में दवाओं की कमी से 12 नवजात शिशुओं समेत 24 लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। सभी शोकाकुल परिवारों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। भाजपा सरकार हजारों करोड़ रुपए अपने प्रचार पर खर्च कर देती है, मगर बच्चों की दवाइयों के लिए पैसे नहीं हैं। भाजपा की नजर में गरीबों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों में हो रही इन घटनाओं से लोगों में भी शिंदे सरकार को लेकर खासी नाराजगी है। वहीं सीएम शिंदे इस मामले पर जांच समिति बनाने की बात कर रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकारी अस्पतालों में हो रही इन घटनाओं पर कब तक कारगर कदम उठाया जाता है। तेलंगाना की सत्ताधारी पार्टी बीआरएस बीजेपी की बी टीम है। राहुल गांधी ये बात लगातार कह रहे हैं। 2 हफ्ते पहले कांग्रेस की हैदराबाद में हुई बैठक में राहुल गांधी ने दावा किया था कि जब भी बीजेपी को बीआरएस के समर्थन की जरूरत होती है, पार्टी के प्रमुख और तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव बीजेपी की मदद के लिए पहुंच जाते हैं। ये लोग दिखावे के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर मिले हुए हैं। और अब राहुल गांधी के इन आरोपों को पीएम मोदी ने ही सच बता दिया है। पीएम मोदी तेलंगाना के निजामाबाद में पहुंचे तो थे पार्टी के प्रचार के लिए, लेकिन कांग्रेस को बड़ा मुद्दा थमा आए। अब बीजेपी और बीआरएस दोनों मुसीबत में दिख रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी भाषण देते हुए इस बात का खुलासा कर गए और कहा, और मेरे पत्रकार मित्रों से भी कहता हूं, जांच करवा लेना। 100% सच्चाई बताने आया हूं मैं आज। जब हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन हुआ, भारतीय जनता पार्टी 40-45 सीटें जीत करके आ गई। 48 किसी को बहुमत नहीं मिला। केसीआर को सपोर्ट की जरूरत थी। और आपने देखा होगा, हैदराबाद कॉरपोरेशन के चुनाव के पहले वो एयरपोर्ट में पूरी फौज लेकर के मेरा स्वागत करने के लिए आते थे। बढ़िया बढ़िया माला पहनाते थे, बहुत सम्मान करते थे, याद है ना? फिर क्या हुआ भाई, अचानक बंद हो गए। अचानक इतना गुस्सा क्यों निकल रहा है? इसका कारण यह है कि हैदराबाद के चुनाव के बाद, ये भी तारीख चेक कर ले मीडिया वाले, वो दिल्ली मुझे मिलने आए, बहुत बढ़िया मुझे शाल उड़ाई, बहुत मुझे आदर किया और इतना प्यार दिखाया, इतना प्यार दिखाया, ये केसीआर के कैरेक्टर में ही नहीं है। और फिर मुझे कहने लगे कि आपके नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है, हम भी एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप हमें एनडीए में शामिल कर दीजिए। मैंने कहा, आगे क्या? बोले, हैदराबाद में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हमारी मदद कर दीजिए। मैंने केसीआर को कहा, आपके कारनामे ऐसे हैं, मोदी आपके साथ जुड़ नहीं सकता है।
साफ है केसीआर बीजेपी का समर्थन करने को तैयार ही नहीं थे, बल्कि समर्थन करते भी दिखे हैं और राहुल गांधी ने पूरे तथ्यों के साथ इसे तेलंगाना के लोगों के सामने रखा था और गलती से ही सही पीएम मोदी ने भी राहुल गांधी की बात पर मोहर लगा दी है। राहुल और अखिलेश यादव को मिल गया मायावती का साथ। राहुल और अखिलेश ने उठाई जो मांग, मायावती ने भी कर दिया समर्थन। बीएसपी की तरफ से भी मिलने लगे हैं इंडिया गठबंधन को बड़े संकेत। मायावती अभी भले ही दावा कर रही है कि बीएसपी अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ेगी, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि बीएसपी लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में एंट्री कर सकती है। इस बीच बिहार की जातिगत जनगणना का मामला भी सुर्खियों में बना हुआ है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और सपा चीफ अखिलेश यादव लगातार जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं और अब मायावती ने भी इस आवाज में अपनी आवाज मिला दी है। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक के बाद एक 3 ट्वीट किए हैं। उन्होंने लिखा है, बिहार सरकार की तरफ से कराए गए जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक होने की खबरें आज काफी सुर्खियों में हैं। उस पर गहन चर्चाएं जारी हैं। कुछ पार्टियां इससे असहज जरूर है, किंतु बीएसपी के लिए ओबीसी के संवैधानिक हक के लंबे संघर्ष की ये पहली सीढ़ी है। बीएसपी को प्रसन्नता है कि देश की राजनीति उपेक्षित बहुजन समाज के पक्ष में इस कारण नया करवट ले रही है, जिसका नतीजा है कि एससी और एसटी आरक्षण को निष्क्रिय और निष्प्रभावी बनाने के साथ घोर ओबीसी और मंडल विरोधी जातिवादी एवं सांप्रदायिक दल भी अपने भविष्य के प्रति चिंतित नजर आने लगे हैं। इसके साथ ही मायावती ने बीजेपी सरकार से कहा है कि वो पूरे देश में जातीय जनगणना कराए। मायावती ने जिस तरह से बीजेपी पर निशाना साधा है और इंडिया गठबंधन की मांग का समर्थन किया है, उससे साफ है कि कुछ दिनों में यूपी में बड़ा उलटफेर हो सकता है। जब सीबीआई और ईडी किसी मामले की जांच करती है, तब निष्पक्ष जांच को लेकर सवाल खड़े होते हैं। विपक्षी दल कई बार आरोप लगा चुके हैं कि विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए केंद्र सरकार इन जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। इन्हीं आरोपों को लेकर सियासत भी गर्म रहती है। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को नसीहत देते हुए कहा है कि किसी भी मामले में बदला लेने जैसी कार्रवाई न की जाए। कोर्ट ने सख्त होते हुए कहा है कि जांच की प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट रियल एस्टेट ग्रुप M3M के डायरेक्टरों की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। रियल एस्टेट कंपनी के 2 डायरेक्टर पंकज और बसंत बंसल को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में 14 जून को पूछताछ के लिए बुलाया था। इसके बाद उसी दिन उन्हें एक दूसरे केस में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने पीएमएलए के सेक्शन 19 के तहत गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल की। उन्होंने ये भी कहा कि इस गिरफ्तारी में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को भी किनारे कर दिया गया। इस याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही डायरेक्टरों को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ईडी ने दोनों डायरेक्टर को मौखिक रूप से ही गिरफ्तारी का कारण बता दिया। उन्हें इस मामले में कोई लिखित दस्तावेज भी नहीं दिया गया। बेंच ने कहा कि इस कार्रवाई से ईडी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं। ये तब और भी गंभीर मामला है जब एजेंसी को देश की आर्थिक सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। ईडी को किसी के साथ बदले की भावना से कार्रवाई करने की जगह पूरी पारदर्शिता और निष्पक्ष रवैये से काम करना चाहिए। अब कोर्ट ने भले ही ये नसीहत एक मामले को लेकर दी हो, लेकिन इससे विपक्ष के आरोपों को बल जरूर मिल रहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद पर अब सुप्रीम कोर्ट 30 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। दरअसल सुनवाई मंगलवार को होनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई को शाही ईदगाह कमेटी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट से रिकॉर्ड मांगा था, लेकिन ये रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट को उपलब्ध नहीं कराया गया। हाईकोर्ट से जब कोई जवाब नहीं आया तो कोर्ट ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के संज्ञान में इस मामले को लाने के लिए कहा है और 30 अक्टूबर को अगली सुनवाई पर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को भी कहा है। दरअसल ईदगाह कमेटी मामले से जुड़े सभी केस इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किए जाने का विरोध कर रही है। उसका कहना है कि सुनवाई मथुरा की कोर्ट में होनी चाहिए। हालांकि 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद से संबंधित मुकदमों का डेटा जमा करने को कहा था। जस्टिस एस.के. कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की कि मामले के महत्व को देखते हुए क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हाईकोर्ट मामले की सुनवाई करे। अगर इसे उच्च स्तर पर करने की कोशिश की जाती है तो मामले में देरी किसी भी पक्ष के हित में नहीं है। जस्टिस कौल ने कहा कि ये मामला हाईकोर्ट स्तर पर ही सुलझ जाए तो बेहतर होगा। पीठ ने अपने आदेश में कहा था कि हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार हमें बताएं वो कौन से मुकदमे हैं जिन्हें सम्मिलित करने की मांग की गई है।